नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लेकर आए हैं हमारा मॉर्निंग पावर पैक प्राइम टाइम शो। इसका नाम है नया सवेरा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। सुप्रभात आंचल, और नया सवेरा के हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और नया सवेरा में आज हम आपको अपडेट करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों से, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की झलक भी आपको दिखाएंगे और आर्थिक विकास की रफ्तार भी। खेल जगत में भी आपको लेकर के चलेंगे, साथ ही तकनीक की दुनिया से भी आपको आज हम जोड़ने वाले हैं। तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कैश बरामद होने के मामले में आज संसद में पेश होगी जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट से आरोपों पर स्थिति होगी साफ। संसद में आगे की प्रक्रिया पर नजर। संसद में आज केरल का नाम बदलने वाले बिल समेत कई अहम विधेयकों पर चर्चा, लेकिन विपक्ष के रवैये को देखकर आज भी हंगामे के आसार। झारखंड में छात्र आंदोलन का 19वां दिन। अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्र महतो की छात्रों के नाम खुली चिट्ठी, कहा अंतिम सांस तक जारी रहेगा संघर्ष। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, सघन जांच में जुटी पुलिस, ड्रोन से भी निगरानी। कल होगी फुल ड्रेस रिहर्सल। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान के साथ युद्ध पर फिर अटकी बातचीत। हूतियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के जहाज पर किया हमला, 4 क्रू मेंबर्स की मौत। अमेरिका ने भी ओमान में कार्गो जहाज को बनाया निशाना। और अब सभी समाचारों को विस्तार के साथ जानें तो आपको बताएं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला आज फिर संसद में महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रहा है। आज उनके खिलाफ गठित जांच समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदन में रखी जाएगी। भले ही जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला सिर्फ एक जज पर लगे आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के एक मौजूदा और पूर्व जज के खिलाफ संसद की कार्रवाई की प्रक्रिया तक पहुंच चुका। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच में जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को गंभीर माना गया था और उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। अब आज संसद में रखी जाने वाली संसदीय जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट से ये साफ होगा कि इस समिति ने आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों पर क्या निष्कर्ष निकाला है। और आइए अब जस्टिस जो यशवंत वर्मा केस है उस पर एक नजर डालते हैं कि अब तक आखिर हुआ क्या, यानी कि इसकी टाइमलाइन को एक बार देख लेते हैं। तो मार्च 2025 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरकारी आवास में आग लगी, उसके बाद जली हुई नकदी जब मिली उससे ये मामला शुरू हुआ। आग बुझाने के बाद परिसर से जली हुई नकदी मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद ये मामला और गंभीर हो गया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्तर पर आंतरिक जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। मामले को लेकर सवाल उठे और जांच का दायरा भी आगे बढ़ता गया और ये दायरा विस्तृत हुआ। जुलाई 2025 में सांसदों की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया। फिर इसके बाद 12 अगस्त 2025 को स्पीकर ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। और फिर जांच समिति ने मामले से जुड़े जो तमाम तथ्य थे और आरोप उनकी पड़ताल की। इस बीच अप्रैल 2026 में जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। इसके बावजूद जांच प्रक्रिया जारी रही। आखिरकार 18 मई 2026 को 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी। अब आज जांच समिति की इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा।
और इसी बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। ऋषि, आज संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, कौन कौन से ऐसे तथ्य और साक्ष्य हैं जो समिति को मिले हैं? देखिए, जहाँ तक आज की पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको देखें तो निश्चित तौर से यह समिति की जो रिपोर्ट है जो लोकसभा अध्यक्ष को पहले सौंपी गई और उसके बाद अब इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। समिति की रिपोर्ट्स के जो तथ्य होते हैं, जो जांच के पहलू होते हैं, निश्चित तौर से जब टेबल किया जाता है तभी वो सार्वजनिक होते हैं। इस पूरी जांच रिपोर्ट में इस बात को ज़रूर तफ्तीश करने की कोशिश की गई है कि उन पर जो अब तक आरोप लगे हैं उनकी सही वस्तु स्थिति क्या है और जिस तरीके से उनके घर पर नोट जलने की जो घटनाक्रम हुआ और उनका वहाँ से जो ट्रांसफ़र है वो किया गया, दूसरे कोर्ट में भेजे जाने का जो मसला था वो आया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो पूरे के पूरे घटनाक्रम से क्या कुछ परिणाम सामने आए हैं और क्या वजह रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि संसद के पास ही एकमात्र अधिकार होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से संबंधित जो भी उनके कृत्य हैं उस पर कोई भी टिप्पणी करने या उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो अधिकार सिर्फ संसद के पास होते हैं। लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है, संसद जो है लोगों के लिए जवाबदेह है। तो उसी जवाबदेही को इस रिपोर्ट में कोशिश की गई होगी कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा उनका जो जस्टिस के तौर पर जो आचरण है उसकी इसमें समीक्षा की गई होगी और जो तथ्य हैं उन तथ्यों को ज़रूर आज सदन को अवगत कराया जाएगा। रिपोर्ट जब पूरी सार्वजनिक होगी तो निश्चित तौर से ये पहलू सामने आएंगे कि क्या क्या पहलू उनके कार्यकाल के दौरान देखे गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में इतना तो तय है कि संसद के प्रति जवाबदेह यानी कि जनता के प्रति जवाबदेह की जो प्रक्रिया है वो भारत में बहुत शिद्दत से आगे बढ़ाई जाती है और संसद में आज जब ये रिपोर्ट आएगी तो तमाम पहलुओं को भी आज उजागर होते हुए हम देखेंगे। जी ऋषि, क्या दोनों ही सदनों में ये रिपोर्ट रखी जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा? और दूसरी बात कि जब भी संसदीय समिति की रिपोर्ट पटल पर रखी जाती है तो क्या उसमें किसी तरह की अनुशंसा भी की जाती है क्या? देखिए, जहाँ तक कोई भी रिपोर्ट आती है तो दोनों ही सदनों में रखी जाती है। ये प्रक्रियागत है क्योंकि दोनों ही सदन सिर्फ और सिर्फ अगर एक मामले को देख दें तो राज्यसभा और लोकसभा में अंतर है, वो है वित्त विधेयक। जो मनी बिल होता है उसके आधार पर अलग अलग प्रक्रियाएं देखी जाती हैं। अन्यथा किसी भी प्रक्रिया में दोनों ही सदन समान रूप से यहाँ पर कार्य करते हैं और कोई भी विधेयक होता है, कोई भी समिति की रिपोर्ट होती है, अक्सर हम देखते हैं कि जो कई सारी समितियाँ बनती हैं तो अधिकांश समितियों में दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं। लेकिन कुछ समितियां ऐसी होती हैं जिसमें एक ही सदन के सदस्य होते हैं, लेकिन दोनों ही सदनों के जो कामकाज हैं वो एक दूसरे सदन को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उनको सूचित किया जाता है और अवगत कराया जाता है। क्योंकि संसद जो है वो राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। तो ऐसे में जब ये दोनों रिपोर्ट दोनों सदनों में जब ये रिपोर्ट आ जाती है तो तीसरा पहलू होता है कि राष्ट्रपति के पास भी ये सूचना भेजी जाती है। तो इस तरीके से जो संसद है वो अपना काम करती है। जी चलिए ऋषि, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे की जो खबरें हैं वो भी संसद की कार्यवाही से जुड़ी हुई हैं। आपके पास वापस आएंगे कुछ और जानकारियों के लिए। तो संसद के दोनों सदनों में आज कुछ अहम बिल सरकार की ओर से पास कराने की मॉनसून सत्र का, क्योंकि कल आखिरी दिन है, कोशिश रहेगी कि ये जो बिल हैं वो लोकहित राष्ट्रहित से जुड़े हुए हैं। लोकसभा में आज खान और खनिज विकास से जुड़े बिल पर चर्चा होनी है। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह केरल का नाम बदलने वाला बिल विचार के लिए पेश करेंगे। कल ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन से संबंधित विधेयक भी राज्यसभा में आज चर्चा और पारित कराने के लिए रखा जाएगा। तो दोनों ही सदनों में आज अहम बिल सूचीबद्ध हैं। लेकिन इससे पहले अगर कल की बात की जाए तो संसद के अंदर और बाहर खूब हंगामा देखने को मिला। एक तरफ एनडीए के सांसद झारखंड के छात्र आंदोलन से कांग्रेस और विपक्ष की दूरी और राहुल गांधी की खामोशी पर सवाल उठा रहे थे और बैनर पोस्टर लहरा रहे थे कि राहुल गांधी भागो मत। तो वहीं दूसरी तरफ संसद के भीतर विपक्ष के सदस्य तख्तियां लेकर गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से
हंगामा देखने को मिला। और विपक्ष की मांग है कि अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री सदन में अपना बयान दें। और सत्ता पक्ष का एक तरफ कहना है कि राहुल गांधी इस दौरान सदन में मौजूदगी से भाग रहे हैं। इस सब के बीच स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए, लेकिन उनकी बात का भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया। वहीं क्या आज FCRA बिल पर चर्चा लोकसभा में हो पाएगी? ऐसी कोई बात हालांकि लिस्ट ऑफ बिजनेस में तो नहीं है, लेकिन इस सत्र में लाए जाने वाले विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम बिल को लेकर सरकार ने संबंधित हर पक्ष के साथ अब तक वार्ता की और इस मामले में सरकार आम सहमति से और विधेयक के हर पहलू पर चर्चा करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहती है। इस मामले में बताया जा रहा है कि विधेयक को जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। अब FCRA बिल पर क्या है ताजा स्थिति, एक बार इस पर नजर डालते हैं। 25 मार्च को लोकसभा में पेश और इसके अलावा अभी संसद में विचाराधीन। अब अच्छी और अहम बात यह है कि सरकार ने FCRA से जुड़े जो हर पक्ष है उससे बात की है और संसद के अंतर्गत अभी ये विचाराधीन और विधेयक के विरोध में लगातार विपक्ष जो है वो खड़ा हुआ नजर आया और बिल पर सहमति बनाने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। तो पक्ष और विपक्ष में हालांकि FCRA पर बातचीत जो है वो जारी है। इससे पहले जो मिजोरम के CM हैं वो पिछले दिनों अमित शाह गृह मंत्री हैं उनसे मिले और उन्होंने कहा कि जो गृह मंत्री उन्होंने कहा कि पूर्व व्यापी असर नहीं होगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव जो है जब अगर FCRA लागू होता है तो ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टेटस से लागू नहीं किया जाएगा। तो साफ तौर पर विपक्ष और पक्ष दोनों FCRA को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन FCRA बिल पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष ने इसे बिना पढ़े ही अपनी एक राय बना ली और कहा कि विपक्ष को हर बात पर विरोध करने की अब आदत सी बन गई है। आइए आपको सुनवाते हैं। FCRA के लिए जो बिल आने वाला है उसको लेकर बिल पढ़ने से पहले ही एक राय बना ली है विपक्ष ने। राहुल गांधी ने कसम खा रखी कि हम दिन कहेंगे तो वो रात कहेंगे। उनका काम है हर बिल पर जो देश के हित में आए उस पर कंफ्यूजन पैदा करना, विरोध करना, ये उनकी आदत है और संसद न चलने देने की वजह तलाशते रहते हैं। FCRA जब बिल बना भी है उसमें वो देश के हित में वो बिल है। और इसी पर ऋषि कुमार एक बार फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ऋषि, लगातार FCRA को लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष ने अभी उसकी तमाम जो केंद्र बिंदु हैं या जो भी उस बिल में है उससे ठीक से पढ़ा भी नहीं और अपनी एक राय कायम कर ली। FCRA को लेकर किस तरह से विपक्ष और पक्ष में बातचीत चल रही है अब? देखिए, जहाँ तक FCRA विधेयक को लेकर जो अब तक स्थिति बनी है उसमें निश्चित तौर से सरकार के सामने बहुत सारे पक्ष आए हैं और इनसे संबंधित मुलाकातें भी हुई हैं जो बताती हैं कि FCRA को लेकर जो भी उसमें बिंदु हैं उनको लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। इन चर्चाओं को विराम देने की सरकार की पुरजोर कोशिश है। सरकार ने अब तक इस विधेयक से संबंधित बहुत सारे पहलुओं को सभी पक्षों के सामने रखा है और विपक्ष यहाँ पर हमने देखा है ख़ास तौर से कांग्रेस की तरफ से तो इसका विरोध किया ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी है या NCP शरद पवार गुट है वो भी इसका विरोध कर रहा है। तो कुल मिलाकर लबोलुबाब ये है कि समूचे विपक्ष के अधिकांश जो लोग हैं वो इस विधेयक के विरोध में हैं। अब चुनौती ये होती है किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए जो संख्या बल है उसकी तो कोशिश सरकार करती ही है, वो तो उनके लिए मेन पहलू है ही, लेकिन किसी भी विधेयक का जो परसेप्शन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में अब सरकार के सामने एक लड़ाई परसेप्शन की भी है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है और कहा है कि विधेयक को सदन में लाए जाते समय आप चर्चा में भाग लीजिए और चर्चा के समय बहुत सारे बिंदुओं को आप रख सकते हैं और उस हिसाब से सदन में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ऐसे में जब बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति हो, ऊहापोह की स्थिति हो, कई सारे पक्ष उसमें शामिल हो, तो ऐसे में कई बार सदन की तरफ से या सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जाता है कि उस पर एक
संयुक्त संसदीय समिति को उस विधेयक को भेजा जाए। ये प्रक्रिया आमतौर पर अपनाई जाती है क्योंकि इस समिति के माध्यम से, इस समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद होते हैं जो उस बिल की जो स्क्रूटनी है उसके हर पहलू को बारीकी से उस पर अध्ययन करते हैं और उसके हर पक्ष के साथ कई बार बातचीत भी करते हैं, उनको बुलाते भी हैं। समिति के सामने उन लोगों को भी बुलाया जाता है जो इस विधेयक से संबंधित, कानून से संबंधित अपना कोई भी राय रखते हैं और उनके पास कोई भी ऐसा पक्ष है जो विधेयक को प्रभावित करने वाला है, विधेयक के पहलुओं को प्रभावित करने वाला है, तो उन सब चीज़ों को उस समिति में बहुत गहनता के साथ परीक्षण किया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ये तय करती है कि इस रिपोर्ट में क्या कोई बदलाव है और अगर बदलाव है तो एक बार फिर से उस विधेयक में संशोधन करके कैबिनेट के पास करके उसको एक बार फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो ऐसे में अब इस प्रक्रिया को देखते हुए लगता है कि जो भी कल से खबरें आ रही हैं, अब तक जो तमाम पहलू सामने आए हैं, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसको जेपीसी को भेजा जा सकता है, लेकिन अभी तक इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है। लेकिन अक्सर ये होता है कि इस तरीके के पहलुओं को सप्लीमेंट्री लिस्ट के माध्यम से सूचीबद्ध करके सदन में लाया जाता है और जब सदन में सहमति बन जाती है कि इसको जेपीसी को भेजा जाए तो वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। जी, बहुत धन्यवाद ऋषि, तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त जोर से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे झारखंड से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आज इसका 19वां दिन है। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी उनका हौसला टूटा नहीं है। वो अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। साथ ही पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की गई है और जांच की मांग भी। खास बात यह है कि पहले दिन से ये आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। लाठीचार्ज के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीमा नहीं लांघी। कल भी रात रांची में छात्रों ने मौन जुलूस निकाला। ये जुलूस रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला गया। साइलेंट मार्च में भारी मात्रा में छात्र मौजूद रहे। इस बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो लगातार भूख हड़ताल पर हैं। आज उनके अनशन का 11वां दिन है। उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है, लेकिन महतो ने अपना आंदोलन लगातार जारी रखा है और अस्पताल से ही खुला पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि शरीर अस्पताल में, लेकिन संघर्ष का संकल्प अडिग है। न्याय मिलने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि छात्रों पर बल का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही महतो ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग भी रखी। महतो ने लिखा कि लाठीचार्ज से छात्रों की आवाज दबने वाली नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। झारखंडी छात्रों को पूरी तरह न्याय दिलाएंगे। आंदोलनकारी छात्र संयम बनाए रखें। एकजुट होकर संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है,
ये लड़ाई न्याय और सम्मान के अधिकार की है। संविधान और लोकतंत्र के दायरे में आंदोलन जारी रहेगा और छात्र हितों के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करते रहेंगे। रांची में छात्र आंदोलन के दौरान डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कल छात्रों से मुलाकात की। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को कुछ खाने के लिए मनाने की कोशिश की ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े, लेकिन छात्रों का हौसला नहीं टूटा। बच्चों से मिलने के लिए आए थे, उनसे कि किसी तरह का कोई समस्या है तो नहीं है, तो बच्चे से मिले। ठीक, नहीं हम लोग अभी आश्वासन कहाँ दे सकते हैं, हम तो बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, एसएसपी साहब भी आए हैं, डीओ साहब भी हैं, सिटी एसपी भी हैं, एडीएम साहब भी हैं। भूख हड़ताल में जो हमारे बंधु बैठे हुए थे उनसे बात कर रहे थे कि आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए, जाइए पढ़िए। और सीजीएल के बच्चों के साथ बात कर रहे थे कि सीजीएल क्यों रद्द होनी चाहिए। अभी ऑफिशियली तो हटने को नहीं कहा गया है हम लोगों को। उन्होंने कहा कि जो कोर कमेटी के सदस्य हैं मैं उनसे बात नहीं करूंगा, स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करूंगा। तो स्टूडेंट से ही बात कर रहे थे। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ दिवाकर जुड़ गए हैं। दिवाकर, इस छात्र आंदोलन का आज 19वां दिन है और आप इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हैं। खास तौर पर अगर देखा जाए, जिस तरह का खुला पत्र देवेंद्र नाथ महतो ने लिखा है और कहा कि एकजुट होकर इस छात्र आंदोलन को जारी रखा जाए, आखिरकार मध्यस्थता के लिए सरकार की तरफ से अब क्या कोशिश की जाएगी, जबकि हेमंत सोरेन खुद कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं इस छात्र आंदोलन को राजनीति से उन्होंने प्रेरित बताया, जबकि ये जो छात्र हैं वो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर अपनी मांग पर डटे हुए हैं। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले रात में कल क्या कुछ हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से यहाँ से इन लोगों को उठाने की कोशिश, यहाँ से हटाने की कोशिश हो गई थी। ये रुपेश पाल जी है, ये पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है। और क्या कुछ कल रात में हुआ पहले उनके मुंह से सुनते हैं। इधर सविता है, ये भी भूख हड़ताल पर पिछले 9 दिनों से है, इनकी भी तबीयत खराब है और इन लोगों को कल रात में यहाँ से हटाने की कोशिश हुई है। क्या कुछ हुआ है पहले वो हम सुनाते हैं। रुपेश जी, क्या कल रात में डीसी आए थे, एडीएम आए थे, एसडीओ आए थे, क्या कह रहे थे वो? उनका क्या नाम था कि आप जो भूख हड़ताल बैठे हैं अपना भूख हड़ताल तोड़ दें, क्योंकि आपका दिन का दिन क्या खराब हो जा रहा है। तो उन्होंने बोला सर आज आपकी जो चिंता हो रही है, आप स्टार्टिंग में कहाँ गए थे? आज हम लोग का 8वां दिन 9वां दिन हो गया है सर। आप उस दिन आ जाते हैं जिस दिन फर्स्ट में बैठे थे, सरकार को किसी बोल देते कि बच्चा लोग भूख हड़ताल बैठ रहा है, सरकार को प्रेशर बनाते हैं कि हाँ बात जो बच्चा लोग मांग है आप मान लीजिए। पर सरकार कभी बोलते बार बार एक ही पल लेके नहीं आप खा लो, नहीं खाओगे दिक्कत होगी आपकी। हमसे दिक्कत हमें कुछ नहीं है, दिक्कत होगा 30 साल हो गए, आखिर अब कब तक हम लोग दिक्कत झेलते रहेंगे? बाबा यही बात बोल रहे नहीं आप खाओ, नहीं खाओगे तो आपको पकड़ कर देंगे। रात में बहुत भारी पुलिस बल के साथ ये लोग आए थे, क्यों? तो आप तीसरा दिन कंपटीशन किया और अकेले भर्ती किया है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जो 4 लोग हैं, 2 लोग चल चुके हैं, 2 लोग बचे हैं और उन लोग का भरपूर प्रयास है कि उन लोग को जितना जल्दी हो सके डिजाइन करके और भेज दें ताकि प्रोटेस्ट कमजोर हो सके। लेकिन बट ऐसा कभी नहीं है, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं डटे रहेंगे, तो जान नहीं लेना पड़ेगा। तो प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती और पूरा जो आश्वासन है वो पूरी तरीके से इनकी फुलफिल नहीं होते। देखिए सविता की स्थिति कितनी खराब हो गई है और ये लगातार भगत सिंह की तस्वीर के साथ इसी तरीके से लेटी हुई है यहाँ पर, और ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ा रही है लगातार। कल रात में प्रशासन की ओर से आप लोग को क्या पहल हुआ कि आंदोलन तोड़ खत्म कर लीजिए? प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि हमको पर्सनली आके बोल रहा है कि अनशन तोड़ दो, तेरा ऑर्गन खराब हो जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तेरा घर में हो जाएगा, तो तेरा घर में इस्तेमाल करेगा, तेरा पापा का देखभाल कौन करेगा, ऐसे वैसे करके माइंड गेम खेलने का हम लोग पूरा कोशिश कर रहा है। तो आप सुन बताइए सर, कोई प्रशासन होता है कि 1 बजे रात में आता है, आता है आप खाना खा लो, अनशन तोड़ दो। उसका एक ही मकसद था कि हम लोग को रात में उठा लिया जाए, इसीलिए बार बार दबाव बनाया कि खाना खा लो, क्योंकि सरकार डरा हुआ है। हमारी मांगे जाएगी, हम क्यों अनशन तोड़े? और संविधान में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 19 में कि हम लोग शांतिपूर्ण भाषण कहीं भी हम लोग देख सकते हैं जी। प्रशासन को क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग तो किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे, किसी से बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन आप लोग का चल रहा है। क्या आंदोलन कर रहे हैं? प्रशासन को ये क्या जरूरत पड़ गई कि हम रात में 1 बजे 1:30 बजे 3 बजे
तक हम लोग को परेशान किया है उसने। आप लोग सो रही थी, उसके बाद लोगों को उठाया गया, क्यों? सो रहे थे, उसके बाद प्रशासन आके उठा के वो भैया को पर्सनली वहाँ बुला के पूरा प्रशासन, और वहाँ से बोल रहा है आप लोग अनशन तोड़ दीजिए, खाना खा लीजिए, आप लोग को तबीयत खराब हो जाएगा। उसको क्या हेल्प बनता है? हमारा हेल्प तो करने के लिए नहीं है, मेरा हम लोग का हेल्प का टेंशन है, सरकार से बात कीजिए, मांगे पूरा करिए। हम तो आप मेरा किस तरीके से क्या प्रशासन की ओर से यहाँ किया गया? ये बोले दिवाकर जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बड़ा सवाल ये है कि बिना इनकी मांगों को समझने के, बिना किसी उस मध्यस्थता को लाने के सरकार इस आंदोलन को यूं ही दबाना चाह रही है। जबकि अभी जो खबरें सामने आई वो ये हैं कि जेपीएससी की जो परीक्षा रही है 11वीं से 13वीं, उसके पीटीज में भी धांधली हुई। जो हाँ, ये लगातार खुलकर देखिए निकल कर सामने आ रहा है। एक बड़ा आरोप जो अभी सविता लगा रही है, जरा उनको सुन लेते हैं, फिर मैं इस जवाब पे जवाब देता हूँ। क्या बिजली भी काट दी गई आप लोगों की रात में? 12-1 बजे वक्त ये प्रशासन यहाँ का बिजली काट दिया था, पूरा अंधेरा कर दिया। यहाँ का नहीं काटा था, रोड से काटा था, उधर का काट दिया, ग्राउंड तरफ का काट दिया था, अंधेरा कर दिया था। पूरा उसका प्लानिंग था कि हम लोग जो अनशन में बैठा है उसको उठा लिया। तो देखिए ये कितने गंभीर आरोप प्रशासन पर ये लोग लगा रहे हैं, जो आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे हुए, कि प्रशासन ने पूरी कल तैयारी की थी कि यहाँ पर जो लोग सो रहे हैं और जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए उनको यहाँ से किसी तरीके से हटाया जाए, और इसीलिए शायद आसपास के जो रोड थे, पार्क था, सभी की लाइटें बंद कर दी गई थी। दूसरा पॉइंट जो लगातार इन लोग अभी भी अपनी मांग पर अड़ी हुए, वो है कि सारे जो भी पिछले 6 वर्षों में झारखंड में परीक्षाएं हुई है, सभी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा, जीपीएससी पीटी की रिजल्ट को रद्द करने की बात मुख्यमंत्री ने भी कर दिया है कि हाँ, ये हम इस पर सहमत हैं, और ये 2-3 पॉइंट्स है। लेकिन लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार इनकी मांगों को लेकर पीछे क्यों हट रही है, सीबीआई जो जांच है उससे पीछे क्यों हट रही है। ये सवाल लगातार छात्रों के मन में भी गूंज रहा है। छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सीआईडी जो कार्रवाई कर रही है उस पर हमको भरोसा नहीं है, इसलिए इस बार जो भी होगा पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी, तभी वो मानने को तैयार होंगे। अदरवाइज उनका जो ये आमरण अनशन है, भूख हड़ताल है, वो इसी तरीके से उस पर अडिग रहेंगे। कल इनकी एक जो दोस्त यहाँ पर थी बबीता, उनको भी सामने हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो लगातार जो इनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, और इस आंदोलन को देखना अपने रात में किस तरीके से कमजोर करने की कोशिश हुई है। बिल्कुल दिवाकर, हम देख रहे हैं कि छात्रों के जो सरकार पर आरोप हैं वो गंभीर हैं, लेकिन इन छात्रों की जो स्थिति है वो भी चिंताजनक है, क्योंकि 19वां दिन है इनके आंदोलन और प्रदर्शन का। ऐसे में छात्रों से जब 3 दौर की वार्ता सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से की गई, लेकिन उसके बाद क्या अब सरकार सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है, या फिर सरकार की अब किसी तरह की कोई पहल करने की कोई इच्छा शक्ति नजर आ रही है? देखिए, सरकार सिर्फ एक ही चीज कर रही है कि हम संवेदनशील हैं, हम इनके मुद्दों को देख रहे हैं, लेकिन वो संवेदनशीलता दिख गया। परसों जब 10 तारीख को इन लोगों का विधानसभा मार्च था, तो छात्रों ने बहुत ही पेशेंस के जरिए, शालीनता के जरिए, संयम बरतते हुए अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन शाम होते होते वही स्थिति जो कल रात में यहाँ कहानी हुई कि बिजली काट दी गई, कुछ ऐसी स्थिति विधानसभा के आसपास भी हुई, अंधेरों में छात्रों की पिटाई की गई। तो ये सवाल निश्चित तौर पर एक संदेह के घेरे में कि आखिर सरकार कर क्या रही है। और सरकार की जो ये वार्ता की पहल हुई, ये लगातार वार्ता की पहल नहीं हुई। जब ये आंदोलन 15वें दिन 14वें दिन पहुंचने लगा तब, क्योंकि उनको पता था कि 10 तारीख को विधानसभा का घेराव होने वाला है, और जिस तरीके का ये आंदोलन अब जन आंदोलन की ओर बनता जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इसमें विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी के गार्जियंस जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो लोग भी इसमें लगातार शामिल हो रहे हैं, समाज सेवी दूसरे जो लोग हैं, झारखंड के कई और राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की चिंता रहेगी, शायद इसीलिए उन्होंने 3 दौर की वार्ता की पहल की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि सरकार ने दावा किया कि हम 98% मांगे को मान लिए। तो बच्चों का कहना है कि भाई अगर 98% आप मान लिए तो 2% और मान लीजिए, हम लोग आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन वो 2 पॉइंट का जो हम कह सकते हैं दुविधा की स्थिति है, वो सरकार में बनी हुई है कि सरकार सीबीआई जांच को राजी नहीं हो रही, और कई और भी पॉइंट्स हैं जिस पर सरकार की सहमति अभी तक नहीं बनी है। और खासतौर पर दिवाकर, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि ये सीआईडी बनाम सीबीआई की बात है। अब लगातार जो सरकार है, यानी कि जो राज्य प्रशासन है, उसका कहना है कि सीआईडी जांच है, जबकि सीआईडी जांच पर छात्रों को भरोसा नहीं है। ऐसे में ये पेच किस तरह से आपको लगता है कि जो फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तथ्य और सत्य खुलकर सामने पब्लिक डोमेन में आएगा ही नहीं।
देखिए, निश्चित तौर पर लगातार छात्रों की एक ही मांग है कि पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड सीआईडी के रहे, झारखंड में चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच का मामला रहा हो, सीरियल में जांच का मामला रहा हो या फिर शराब घोटाले में जांच का मामला रहा हो, ये तमाम मामलों में सीआईडी ने सिर्फ लिपापोती का काम किया है और शायद इसी वजह से छात्र तैयार नहीं हो रहे, सीआईडी से वो मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए सीबीआई की मांग पर वो टिके हुए कि सीबीआई के आने से ही जो झारखंड में पूरे सिस्टम में एक तरीके से दीमक लग गया है और जो लगातार करप्शन के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और जो खुलासे हो रहे हैं लगातार, आपने देख रहे हैं कि किस तरीके से हर रोज खुलासे हो रहे हैं कि पिछली जो पीटी एग्जाम हुए हैं उसमें भी लेन देन का मामला हुआ है और कई ऐसे कागजात और डॉक्यूमेंट्स भी मिल रहे हैं और सरकार के पास इस तरह के सोर्सेज से भी जानकारी उनको मिल रही है, लेकिन सरकार लगता है कि इनकी मांग पर उस तरीके से विचार करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में एक तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं उसमें शायद सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और शायद इसीलिए सरकार झुकने को तैयार नहीं नजर आ रही। चलिए, बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए दिवाकर, तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और आइए बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई और उससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया। पुलिस द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है सघनता से, कोने कोने पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारी गश्त कर रहे हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। पूरे इलाके की ड्रोन से नजर रखी जा रही है, मुस्तैदी के साथ जांच की जा रही है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कल फुल ड्रेस रिहर्सल होगी और उससे पहले बीती रात दिल्ली के आला पुलिस अधिकारी सड़कों पर गश्त करते हुए नजर आए हैं। और अब खबर उत्तराखंड के बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जहां एक बार फिर टाइगर की दस्तक ने वन विभाग की चिंताएं बढ़ा दी। करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बिनसर में बंगाल टाइगर की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। सोशल मीडिया पर टाइगर की हलचल का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद वन विभाग ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ाई है। कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम को भी एक्टिव कर दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। सांबा जिले में बसंतर नदी भी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से जो जल स्रोत हैं उनसे दूर रहने के लिए और सतर्कता बरतने की अपील की है। लगातार बारिश के चलते नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो चुका है। वहीं उधमपुर जिले के कई हिस्सों में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई इलाके ऐसे हैं जहां जल भराव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे प्रेस रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए रुक करते हैं प्रेस रिपोर्ट का और आपको बताते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। पहली खबर हम नवभारत से ले रहे हैं, जहां पर आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी ये खबर है जो ये कहती है कि हेल्थ बीमा के दायरे में अब ओपीडी को भी लाना चाहिए। तो प्राइवेट अस्पतालों में हम जानते हैं कि इलाज जो है वो महंगा होता है और ऐसे में जो
मरीज है उसकी जेब पर खर्च बढ़ जाता है। इसके लिए जो संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति उसने कई अहम सिफारिशें की और उनमें से ये है कि इसके तहत समिति ने हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जो आपका स्वास्थ्य बीमा है उसका दायरा अस्पताल में भर्ती होने तक सीमित नहीं है। यानी कि पहले होता था कि आप अस्पताल में भर्ती होंगे और तब आपका जो बीमा है वो वहाँ से शुरू हुआ, यानी कि आप उसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन अब इसे ओपीडी यानी कि ओपीडी को भी इसके दायरे में लाने की बात की गई है और जो तय पैकेज है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और ख़ास तौर पर इससे क्या होगा कि जो अस्पताल हैं उनकी मनमानी है उस पर एक लगाम लगती हुई नजर आएगी। तो ये सिफारिश की गई है अभी संसद की जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति है उसके द्वारा, ताकि जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें एक प्रगति सूचक परिवर्तन आ पाए। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। और अगली खबर है पान मसाले से जुड़ी हुई, जिस पर प्रतिबंध लगाते हुए यहाँ पर ये खबर बता रही है कि पान मसाले की जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है और कहा है कि पान मसाला की जो पैकेजिंग है उसके नए नियम जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं, जिसका पालन सभी को करना होगा। प्राधिकरण की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें एल्यूमिनियम फॉइल और मेटलाइज्ड परत को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसके बाद अगली खबर हम ले रहे हैं जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, लेकिन ये कैसे आपके निवेश को भी बताती है। तो अगर एसआईपी की बात की जाए यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, तो जुलाई में जो ये आंकड़ा आया है ये बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़ा है। जुलाई में एसआईपी निवेश जो है वो 12% से ज़्यादा बढ़ा है, यानी कि ये 31,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया। अब इसमें इक्विटी मार्केट में किस तरह से जो निवेशक हैं वो अपना पैसा लगा रहे हैं और ये बताता है कि जो फाइनेंसिस को लेकर सोच है लगातार लोगों की उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली आ रही है। आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को अब फाइनेंशियल गोल्स के साथ एसेट कोलैटरल को जोड़कर कर रहे हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा निवेश का प्लान करें तो लोग एसआईपी में लगातार निवेश कर रहे हैं और इसीलिए एसआईपी निवेश 12% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। उसमें पूरा जो म्यूचुअल फंड उद्योग की अगर हम बात करें तो जुलाई में ज़बरदस्त सुधार देखा गया है और खास तौर पर आपका जो पोर्टफोलियो बाइफर्केशन है एसआईपी में, मान लीजिए आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश करते हैं, डेट फंड्स हैं या फिर अगर आप सीधे इक्विटी में निवेश करते हैं, तो ये बताता है कि जो आम जनता है वो निवेश के पथ पर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। तो आज प्रेस रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं टेकटॉक की तरफ और देखते हैं कि नई तकनीक से जुड़ी कौन सी खबर इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर बात करेंगे भारत में जल्द पॉलीमर नोट्स का ट्रायल शुरू हो सकता है। बिल्कुल, और केंद्र सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। दोनों मूल्य वर्गों में 1-1 अरब यानी कुल 2 अरब नोटों का ट्रायल होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि ट्रायल सफल रहने पर इन्हें कागजी नोटों के साथ साथ जारी किया जा सकता है। पॉलीमर नोट कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। आरबीआई के मुताबिक इनका पायलट प्रोजेक्ट जारी है और वित्त वर्ष 2027-28 तक इन्हें प्रचलन में लाने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द पॉलीमर नोट आएंगे, ना ये गीले होंगे ना ये फट पाएंगे, तो साफ तौर पर इसका प्रचलन जो है वो आने वाले साल में शुरू हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा टिकाऊ है, नमी और पानी से बेअसर रहेंगे पॉलीमर के ये नोट्स जिन्हें सरकार की मंजूरी दी गई है। तो मजबूत और ज़्यादा टिकाऊ होने के साथ साथ नमी और पानी से बेअसर रहने वाले ये नोट धूल और गंदगी से भी कम प्रभावित होंगे और सुरक्षा फीचर को जोड़ना आसान होगा। साथ ही साथ नकली नोट रोकने में भी ये मददगार साबित होते हुए नजर आएंगे, सहायक भूमिका निभाएंगे। बार बार छपाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ख़ास तौर पर जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग जो नोट हैं, जो कागज़ के नोट हैं, उस पर कुछ भी लिख देते हैं, तो वो भी अब आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि करेंसी को लेकर के ये नियम भी है कि आप नोट पर कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जब पॉलीमर नोट आएंगे तो उनकी खासियत में हम इस बात को भी शामिल कर सकते हैं कि ना तो वो टूटेंगे, ना फटेंगे, ना कटेंगे, ना गलेंगे और ना ही उन पर आप कुछ लिख सकेंगे। चलिए बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्र की। और यहाँ पर आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपना घरौंदा, अपना आशियाना यानी घर खरीदने का सपना जो है वो देख रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए होम लोन हम जानते हैं कि बड़ा सहारा, लेकिन उसके लिए क्या थंबनेल पॉइंट्स हो सकते हैं, ये आपको बताएं कि ज़रूरत के हिसाब से लोन लिया जाए और ईएमआई को आप अपनी आय के अनुसार रखें, वो आपके लिए भविष्य में फ़ायदेमंद होगा और अच्छा सिविल स्कोर आपको अच्छे लोन दिलाने में सहायक साबित होगा।
तो बेहतर ब्याज दर का फायदा भी आपको मिल सकता है। लोन लेने से पहले अलग अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना आपको कर लेना चाहिए और फिर जो आपकी जेब को सपोर्ट करते हुए नजर आए आपको उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। छिपे हुए शुल्क की पूरी जानकारी आपको ले लेना चाहिए। कई बार हिडन चार्जेस लगते हैं तो उसकी जानकारी भी पहले जुटा लें। ज़्यादा डाउन पेमेंट करने से लोन का बोझ कम हो सकता है और लोन की जो सभी शर्तें हैं उनको बहुत बारीकी के साथ, बहुत ध्यान के साथ आप पढ़ें और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी फंड आप अपने पास ज़रूर रखें। और ज़्यादा ही होम लोन पर मिलने वाले टैक्स के लाभ को भी समझें क्योंकि घर खरीदने में होम लोन एक बड़ा सहारा होता है। और आइए देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें वर्ल्ड वॉच के जरिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट अब लाल सागर तक पहुंच चुका है, जिसके कारण समुद्री संघर्ष अब जानलेवा साबित हो रहा है। मंगलवार को लाल सागर में एक जहाज पर हुती हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। यमन के कोस्ट गार्ड से मिली जानकारी के अनुसार ईरान समर्थित हुतियों ने देश के तट के पास बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक तिहामा नाम के कार्गो जहाज पर हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे गए जबकि करीब 10 लोग घायल हो गए। हुती मीडिया आउटलेट के अनुसार ये जहाज सऊदी सैन्य उपकरण ले जा रहा था, इसी वजह से ये हुतियों के निशाने पर आ गया। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों से कार्गो जहाज से धुआं उठता नजर आया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक दिन एक उत्सव की। तो बारिश की बूंदों से धुली हुई धरती, खेतों में लहराती हरियाली और गांव में गूंजती गेड़ी की थाप। छत्तीसगढ़ में सावन की अमावस्या केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं बल्कि किसान, पशुधन, प्रकृति और लोक जीवन के प्रति कृतज्ञता का एक पर्व है, एक भाव है। ये है हरेली तिहार। आइए देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सावन की अमावस्या पर मनाया जाने वाला हरेली तिहार छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति का महत्वपूर्ण लोक पर्व है। बारिश के साथ खेतों में फसलें आकार लेने लगती हैं और इसी समय किसान अपने हल, कुदाल, फावड़े और दूसरे कृषि औजारों को साफ कर उनकी पूजा करते हैं। ये पूजा केवल औजारों की नहीं, उस श्रम और साधना के प्रति सम्मान है जिससे खेत उन्नत देते हैं। हरेली में खेती के साथ ही पशुधन भी सम्मान के केंद्र में रहते हैं। गाय बैलों को नहलाया सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। घरों और कई जगह खेतों के प्रवेश पर नीम की डालियां लगाने की परंपरा भी है। लोक विश्वास में नीम स्वास्थ्य, सुरक्षा और शुद्धता का प्रतीक है। इस तरह हरेली में खेती, पशुधन और प्रकृति तीनों के प्रति कृतज्ञता एक साथ दिखाई देती है। और फिर आती है हरेली की सबसे पहचानने योग्य परंपरा, गेड़ी। बांस से बनी गेड़ी पर बच्चे और युवा कदम ताल करते हुए गांव की गलियों को उत्सव में बदल देते हैं। कहीं गेड़ी दौड़ होती है, कहीं पारंपरिक खेल, तो कहीं लोकगीतों की गूंज। घरों में चीला, फरा, ठेठरी और खुरमी जैसे छत्तीसगढ़ी पकवान बनते हैं और परिवार, पड़ोसी और पूरा गांव मिलकर पर्व की खुशियां साझा करते हैं। ये उस किसान संस्कृति का उत्सव है जो धरती को अन्नदाता, पशुधन को साथी और प्रकृति को जीवन का आधार मानती है। गेड़ी से लेकर कृषि औजारों की पूजा तक हरेली छत्तीसगढ़ की लोक स्मृति में आज भी हरियाली, श्रम, प्रकृति और खुशहाली का पर्व बनकर जीवित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 4 साल पहले शुरू हुआ एक अभियान हर घर तिरंगा आज करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। इस साल वंदे मातरम के 150 साल होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और भी ज्यादा खास हो गया है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी खबर हमारे इस खास सेगमेंट हर घर तिरंगा में। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। तो तिरंगा जो है वो सिर्फ भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है बल्कि देश की एकता,
सम्मान और अस्मिता का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त को जब देश भर में करोड़ों हाथ तिरंगे को सलाम करते हैं तो उसके साथ जुड़ी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर ध्वजारोहण कैसे किया जाए, तिरंगे को कैसे फहराया जाए और किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पंद्रह अगस्त यानी वो ऐतिहासिक दिन जब देश ने आजादी की पहली सुबह देखी और पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा शान से लहराया। तभी से हर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आजादी और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के समय फहराया जाता है और सूर्यास्त के समय उतारा जाता है। हालांकि साल 2022 में हुए संशोधन के बाद अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है, बशर्ते उसे उचित रोशनी में सम्मान पूर्वक प्रदर्शित किया जाए। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का भी अपना विशेष महत्व है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज को पोल के निचले हिस्से से ऊपर तक खींचकर फहराया जाता है। यह औपनिवेशिक शासन से आजादी और स्वतंत्र भारत के उदय का प्रतीक माना जाता है। फ्लैग कोड के अनुसार ध्वज को हमेशा तेजी से फहराया जाए और सम्मान पूर्वक धीरे धीरे उतारा जाए। जब तिरंगा सीधा लगाया जाए तब केसरिया रंग हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। आज देश का हर नागरिक राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। फ्लैग कोड में हुए संशोधनों के बाद अब आम नागरिक, निजी संस्थान, कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान रविवार और अन्य छुट्टियों सहित किसी भी दिन तिरंगा फहरा सकते हैं, लेकिन इसके साथ फ्लैग कोड के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज हमेशा साफ सुथरा, बिना किसी क्षति के 3:2 के तय अनुपात में होना चाहिए। अब तिरंगा हाथ से काते और बुने हुए कपड़े के साथ साथ मशीन से बने कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊन या सिल्क से भी बनाया जा सकता है। तिरंगे को कभी जमीन, पानी या फर्श को नहीं छूने देना चाहिए। उसे हमेशा ऐसी जगह लगाया जाए जहां वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे और किसी अन्य वस्तु या ध्वज से ढका न हो। किसी समारोह के दौरान यदि किसी प्रतिमा या स्मारक को तिरंगे से ढका जाए तो अनावरण के तुरंत बाद ध्वज को सम्मान पूर्वक हटा लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वह जमीन को स्पर्श न करे। यदि राष्ट्रीय ध्वज पुराना या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका सम्मानजनक तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए। फ्लैग कोड यह भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किन कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगे को किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झुकाया नहीं जा सकता और न ही उसे उल्टा फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग व्यावसायिक प्रचार, सजावट, कपड़ों, मेजपोश या अन्य वस्तुओं के रूप में नहीं किया जा सकता। सरकारी और सैन्य सम्मान वाले अंतिम संस्कार को छोड़कर किसी वाहन, इमारत या मंच को ढकने के लिए भी तिरंगे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ध्वज पर किसी प्रकार का लेखन, चित्र या निशान बनाना भी नियमों के विरुद्ध है। तिरंगे का सम्मान केवल देशभक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि कानून का भी विषय है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों की अनदेखी या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उससे जुड़े नियमों का पालन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज दिल्ली में हर घर तिरंगा स्पेशल बाइक रैली का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर और कहा कि आज हम सिर्फ बाइक रैली के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए एकत्रित हुए हैं। इसे साकार करने के लिए देश को जोड़ना और देश से जुड़ने की जरूरत है। The two words Vande Mataram has lightened the burning patriotism in the minds of every Indian on those days
that was the root cause for removing the British colonial Raj from our mother Bharat. Our freedom struggle was an awakening of the Indian mind, the Indian spirit and the Indian consciousness. It united people across regions, languages, faiths and social backgrounds through a shared dream of freedom, a shared dream of one India. These expressions capture the awakening as powerfully as Vande Mataram, that no other single expression has captured the awakening among the Indians. और आइए देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने FC 1 को 3-1 से हराकर 135वें डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रगनंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के पहले दौर में ड्रॉ खेला। दोनों खिलाड़ी 48 चाल के बाद अंक बांटने पर हुए सहमत। 11 साल की अतिका अमीर ने स्वीडन में आयोजित FIA यूरोपियन चैंपियनशिप के राउंड 4 में शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप 10 में बनाई जगह। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी को हेबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में वाइल्ड कार्ड मिली एंट्री। टूर्नामेंट 12 से 15 अगस्त तक पुणे में चल रहा है। फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली है। पुर्तगाली मीडिया ने इसे साल की सबसे बड़ी शादी करार दिया है। और नया सवेरा में अब देखते हैं मौसम का मिजाज क्या है आपके शहर में। और नया सवेरा में वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ बहुत ही सुंदर और खूबसूरत तस्वीरों के साथ आपको आज छोड़े जाएंगे। वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ सूरज वहाँ होता है सूरजमुखी।
और नए सवेरे की पहली किरण ही इन फूलों को खिला देती है और इन फूलों का खूबसूरत उजला रंग आंखों को सुकून देता है और मन को शांति। बेहद शानदार नज़ारों के साथ आप नया सवेरा में हमें आज के लिए दीजिए अनुमति। कल फिर मुलाकात होगी। बाकी खबरों के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।